हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर, और एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं अपना वीडियो सीरीज का एक और नया लेक्चर लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर 25 सीरीज चल रही है और सुपर 25 सीरीज में लेक्चर नंबर 29 आ चुका है। इसका मतलब कि आपने हमारा पूरा साथ निभाया है और उम्मीद करता हूं कि मैंने आप तक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाई होगी, और वादा करता हूं कि इसी तरह से आपके पास तक अच्छी और यूजफुल इंफॉर्मेशन हमेशा पहुंचाता रहूंगा। क्योंकि दोस्तों, नॉलेज चाहे कहीं से भी मिले लपेट लेनी चाहिए, ये डायलॉग मेरा नहीं, कहीं दूसरी जगह से चुराया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल कहां से चुराया है ये आपको मालूम है? अगर मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उस मूवी का नाम, कि ज्ञान जहां से भी मिले उसे लपेट लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। उम्मीद है आपको यह मूवी का नाम जरूर आता होगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो बड़ा शौक है मूवीज का, और इसी शौक के साथ अपने इस वाले शौक को भी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेंट्रोमियर। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों ने गुणसूत्र को देखा होगा। गुणसूत्र कुछ इस तरह से आकार में होता है, इस तरह का होता है गुणसूत्र। और आपको उम्मीद होगी, ये मालूम होगा कि जो गुणसूत्र है उसके मध्य बिंदु जो होता है ये वाला, मतलब कि गुणसूत्र में जो चारों क्रोमेटिड होते हैं, ये जो चारों हिस्से निकले इनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। तो ये जो चारों क्रोमेटिड होते हैं वो जो बिल्कुल मध्य में होता है, मतलब चारों क्रोमेटिड के मध्य में पाया जाने वाला बिंदु क्या होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रोमियर क्या है? तो गुणसूत्रों के मध्य में पाया जाने वाला बिंदु है, या कह लो गुणसूत्र को बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो दोस्तों कि ये एक हार्मोन होता है, आपने नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है ये निकलता है टेस्टीज से। जैसा कि आप नाम में देख रहे होंगे टेस्टीज छुपा हुआ है, और टेस्टीज होती हैं नर के पास। इसका मतलब कि नर में जो टेस्टीज होती हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं वृषण, उनसे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। और ये नर के लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब नर में जो अपने लैंगिक लक्षण होते हैं, नर के अपने स्पेशल लक्षण होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है दोस्तों, बिना देर करे वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे, और समय आपके पास भी कम होगा और समय मेरे पास भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कम समय में जितनी ज्यादा बातें आपको बता पाऊंगा उतनी मैं बता दूंगा। तीसरा पॉइंट लिखा है फैलोपियन नली। तो दोस्तों याद रखना कि मनुष्यों में निषेचन कहां होता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि मनुष्यों में निषेचन कहां होता है। निषेचन का मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, तो ये मिलना कहां पर होता है? तो याद रखना ये होता है फैलोपियन नली में। ठीक है, जो अंडवाहिनियां होती हैं फीमेल्स में, वो मिलकर एक नलिका का निर्माण करती हैं। उस नलिका को हम लोग क्या कहते हैं? उस नलिका को कहते हैं फैलोपियन नली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वाली बात 3 क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों हरित ग्रंथियां। अभी इससे पहले हरित क्रांति का नाम सुना होगा, आज एक नाम आ गया है हरित ग्रंथियां। दोस्तों बहुत स्पेशल ग्रंथियां हैं जो कि एक तरह से उत्सर्जन का काम करती हैं। याद रखना दोस्तों, ये जो हरित ग्रंथियां हैं ये उत्सर्जन का काम करती हैं। और किन में करती हैं? तो आपने एक संघ सुना होगा, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा भी बोलते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में जो उत्सर्जन का काम करती हैं, वेस्ट मैटर को शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं, उन ग्रंथियों को हम लोग क्या कहते हैं? हरित ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बोमेन संपुट। अब बोमेन संपुट क्या होता है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी किडनी होती हैं, जो हमारे वृक्क होते हैं, उनकी इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन होती है उनमें कुछ कप शेप्ड संरचनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके की संरचनाएं होती हैं नेफ्रॉन के अंदर, इस तरीके की संरचना होगी, इस तरह की होती कुछ कुछ। तो उन संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन संरचनाओं को बोलते हैं बोमेन संपुट। और ये बोमेन संपुट उत्सर्जन के काम आते हैं, मतलब कि हमारे रक्त को छानने के काम आते हैं। ये बोमेन संपुट मतलब उत्सर्जन में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, किडनी का पार्ट है बोमेन संपुट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया नाम लिखा दोस्तों, रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन क्या मतलब है? तो याद रखना कि जो हम लोगों को कोई भी चीज, अगर मान लीजिए हम लोग कहीं अंधेरे में गए,
ठीक है, पहली बात तो ये नेत्र से रिलेटेड दोनों पॉइंट हैं ये वाले। तो हम लोग मान लीजिए कहीं अंधेरे में गए और अंधेरे में हमें चीजों को देखने में बड़ा दिक्कत हो रही होती है, ठीक है, फिर भी हम लोगों को कुछ चीजें क्लियर क्लियर सी नजर आने लगती हैं। तो आखिर अंधेरे में या कह लो कि प्रकाश के कम होने पर अगर हमें कोई भी चीजें कुछ कुछ धुंधली भी, मतलब कुछ तो नजर आ रही होती है ना, बिल्कुल ब्लैकआउट तो नहीं होता ना, तो अगर अंधेरे में भी हम लोग चीजों को देख पाते हैं तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है ये पिगमेंट जो हमारी आंखों में पाया जाता है और उसका नाम क्या है? रोडोप्सिन। क्या नाम है दोस्तों? रोडोप्सिन। अब इसके अपोजिट क्वेश्चन क्या है कि ऐसा पिगमेंट जो हमें दिन में देखने में सहायता करता है तो उसका नाम क्या होता है? आयोडोप्सिन। क्या होता है? आयोडोप्सिन। मतलब अंधेरे होते होते चीजों को न देख पाने के लिए, देख पाने के लिए जो वर्णक होता है उसको बोलते हैं रोडोप्सिन, और दिन में चीजों को देख पाने के लिए जो हमारी आंखों में वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयोडोप्सिन। ये दोनों बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। और आगे बढ़ते दोस्तों, एक ग्रंथि का नाम लिखा है और इस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, एक मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर में ताप नियंत्रण करती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था और आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमें जो भी भूख लगती है, प्यास लगती है, या फिर हम लोग किसी भी तरीके का जो गुस्सा करते हैं, नाराजगी, या फिर किसी के प्रति मतलब एक तरीके से प्रेम व्यवहार करते हैं, है ना, या फिर जो सूंघने की क्षमता होती है, देखने की क्षमता, तो इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? तो इनको कंट्रोल करती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। ठीक है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि इतने सारे काम करती है और कहीं ना कहीं ये जनन में भी सहायता करती है, मतलब जनन को भी प्रेरित करती है। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, माफी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है दोस्तों ईईजी और ईसीजी। अब ईईजी का क्या मतलब है? ईईजी का एक सेकंड दोस्तों, अगर आपको ऐतराज ना हो तो थोड़ा सा खांसी आ रही है, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है ईईजी और ईसीजी। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ और ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ईईजी का जो प्रयोग होता है वो होता है मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियों का पता लगाने के लिए, ईईजी का, और ईसीजी का मतलब होता है कि हृदय से संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए। मैं फिर से बोल दूं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम भी लिखा होता है, कहीं कहीं ग्राफ भी लिखा होता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या कार्डियोग्राफ लिखा होता है। तो ये वाला है मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियों का पता लगाने के लिए और ये वाला है हृदय से संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए। उम्मीद है दोस्तों ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अगला दोस्तों देखते हैं, लिखा हुआ है आइरिस। अब आइरिस का क्या मतलब है? तो याद रखना कि आइरिस हमारे नेत्र का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि प्रकाश की उतनी ही मात्रा को आंख के अंदर जाने देता है जितनी हमारे लिए आवश्यक है। इसका मतलब कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम हमारे नेत्र का कौन सा पार्ट करता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आइरिस हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे इसी से रिलेटेड पॉइंट मैंने ले लिया है, लिखा है कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि नेत्र दान में आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होता है दोस्तों? कॉर्निया दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विडाल टेस्ट। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन सरल भी ले लेता हूं जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, एक ये तरीका होता है पढ़ाई का कि जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होने लगे, ठीक है, ये चीज मैंने बहुत की और मुझे इस चीज का लाभ बहुत मिलता है कि जब भी कॉन्फिडेंस लेवल लूज होने लगता है कि अरे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है या फिर ये बहुत कठिन है, ये मुझसे नहीं याद हो रहा है, तो मैं सरल चीजों को पढ़ता हूं। सरल चीजों को पढ़ने से लगता है कि ये भी कभी ना कभी मेरे लिए कठिन थी और जब मैंने इनको पढ़ा तो आज ये मुझे सरल लग रही हैं। तो क्यों ना मैं अगर कठिन चीज को भी पढ़ लूंगा तो एक वक्त वो आएगा जब वो मेरे लिए सरल हो जाएगी। इसका मतलब कि दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, अगर हमने उस चीज को पढ़ लिया है तो हमारे लिए सरल है और हमने उससे दूरियां बना रखी हैं तो हमारे लिए कठिन है। इसका मतलब नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो विडाल टेस्ट मालूम होगा, टाइफाइड परीक्षण होता है, जो टाइफाइड रोग होता है उसका पता लगाया जाता है विडाल टेस्ट के द्वारा। और टाइफाइड रोग जो है ये साल्मोनेला टाइफी से होता है, जो कि एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हृदय आघात, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक, किसकी वजह से आता है? तो हार्ट अटैक आता है हमेशा कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने की वजह से।
और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे शरीर की धमनियों में जम जाता है और जिससे जो रक्त होता है वो ठीक तरीके से जितनी स्पीड में बहना चाहिए नहीं बह पाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। और ये हार्ट अटैक आने के पीछे सबसे जो मेन कारण होता है वो होता है कोरोनरी धमनी। ठीक है दोस्तों, जो मेन जो कारण है वो है कोरोनरी धमनी। मतलब ये हुआ कि कोरोनरी धमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिसकी वजह से जो रक्त जितनी स्पीड में उसके अंदर बहना चाहिए वो नहीं बह पाता है और उसकी वजह से मतलब हृदय आघात आ जाता है या कह लो वो धमनी फट जाती है और जिसके व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, लिखा हुआ है मायोपिया और एक लिखा है हाइपरमेट्रोपिया। अब इनका क्या मतलब है आपको बताना चाहेंगे कि जो मायोपिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब नाम सुनने में लगेगा निकट दृष्टि दोष है तो हो सकता है कि निकट की चीज ना दिख रही हो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। याद रखना दोस्तों, कभी मौका मिला तो मैं आपको नेत्र के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा और इन सबके रीजन बताऊंगा। फिलहाल समय कम है इसलिए बातों को जान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष अगर होगा तो जो निकट की वस्तु है, याद रखना निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमें बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है। और हाइपरमेट्रोपिया जिसको आप लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हो उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नजर आती है और पास की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया ना। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो क्लियर होगी, दूर की क्लियर नहीं होगी, और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज क्लियर होगी, निकट की क्लियर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मायोपिया जो लिखा है निकट दृष्टि दोष है, आपको एक और पॉइंट इसके बारे में दिमाग में आ गया तो याद करा दे कि जो निकट दृष्टि दोष है मतलब मायोपिया है, इसमें अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण कह रहा हूं, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो याद रखना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। ठीक है दोस्तों, ये वाले दोनों पॉइंट और याद कर लीजिए इसके बारे में। आगे लिखा है दोस्तों वेरियोला। अब वेरियोला क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना कि वेरियोला एक वायरस होता है, एक विषाणु होता है, ये एक वायरस है जो कि चेचक बीमारी फैलाता है। ठीक है, चेचक बीमारी फैलाने वाला वायरस कौन सा होता है, वेरियोला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। लिखा है प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम का नाम आपने सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा मलेरिया। ठीक है, तो जब भी, बहुत सिंपल एक लाइन में बोल दे रहा हूं, जब भी हमें मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेती है तो वो हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम नाम के एक परजीवी को छोड़ देती है जिसके कारण हमें मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया जब भी होगा तो वो जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारे लिवर और हमारे आरबीसी को डैमेज कर देता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम किसको हानि पहुंचाता है, तो प्लाज्मोडियम हमारे लिवर मतलब यकृत और हमारे आरबीसी को हानि पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि गाजर में विटामिन होता है। तो याद रखें कि गाजर में हमेशा विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पूछा जाए कि गाजर में कौन सा विटामिन है तो समझ गए ना, विटामिन ए होता है, कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लिखा है सेब में तत्व होता है। तो याद रखना कि सेब में, क्वेश्चन ऐसा था सेब में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में होता है, तो याद रखना दोस्तों लौह तत्व। क्या लिखा है, लौह तत्व। लौह मतलब क्या होता है दोस्तों, आयरन। ठीक है, तो लौह तत्व जो होता है वो सेब में सबसे ज्यादा, या फिर कह लो सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसके लिए तो और भी ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब यह है कि सेब में तत्व कौन सा भरपूर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लौह तत्व मौजूद होता है। चलिए अच्छा, अब क्वेश्चन आ ही गया है तो आप लोग अब मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आयरन सबसे ज्यादा किस में होता है। और आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक सब्जी ही होगी। जरा सोचिए कि आयरन सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो हरे पौधों के लिए आवश्यक तत्व, तो क्वेश्चन बनता है कि हरे पौधों के लिए कितने आवश्यक तत्व होते हैं, तो याद रखना इसका उत्तर होता है दोस्तों 17। ठीक है, तो पेड़ पौधों के लिए 17 आवश्यक तत्व होते हैं जो कि उनके शरीर की वृद्धि के लिए और उनकी शरीर की संरचना के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें 9 और 8 के 2 समूहों में बांटा गया है, जिसमें से 9 होते हैं बृहद तत्व और 8 होते हैं सूक्ष्म तत्व।
बृहद मतलब है कि जिनकी ज्यादा जरूरत है पौधों को, और सूक्ष्म का मतलब है जिनकी कम जरूरत है पौधों को। कुल मिला के हरे पौधों के लिए आवश्यक तत्व कितने माने गए हैं? 17 माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है सर फ्रांसिस गाल्टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर फ्रांसिस गाल्टन, याद रखना कि विज्ञान की एक शाखा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूजेनिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूजेनिक्स बोलते हैं। यूजेनिक्स का मतलब होता है सुजननिकी। क्या होता है? सुजननिकी। ठीक है, मैं आपको एक लाइन परिभाषा में बता दे रहा हूं, हो सकता है आपको याद हो जाए, कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो कि जनन की दृष्टि से स्वस्थ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स बोलते हैं। हिंदी में सुजननिकी बोलते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर आज का समाज स्वस्थ है और वो समाज अगर जनन करता है तो आने वाला समाज भी कैसा हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। यह शाखा हमारी कौन सी कहलाती है? यूजेनिक्स कहलाती है, सुजननिकी कहलाती है। और इस वर्ड को लेकर कौन आए थे, या कह लो इससे रिलेटेड काम किसने किए थे? तो वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन। तो इन्हें हम यूजेनिक्स का फादर कहते हैं, या कह लो फादर ऑफ यूजेनिक्स, या सुजननिकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो कौन है? सर फ्रांसिस गाल्टन है। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा दोस्तों SO2 और CO। अब SO2 क्या है? तुम्हें मालूम होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये दोनों ही बहुत खतरनाक गैसें हैं। अब ये दोनों मैंने यहां पे पॉइंट क्यों लिए हैं? देखिए, एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किसका प्रयोग वायु प्रदूषकों के पहचानने के लिए किया जाता है, या कह लो वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होता है लाइकेन्स का। ठीक है, लाइकेन का यूज वायु प्रदूषण के पहचान में होता है, और जो लाइकेन होते हैं वो इन दोनों के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। याद रखना, मतलब लाइकेन इनसे क्षय होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो अगर वायुमंडल में प्रदूषण ज्यादा होगा तो लाइकेन्स के ऊपर इनका असर दिखने लगेगा, और हम लोग पता लगा लेंगे कि वायु प्रदूषण की मात्रा कितनी है। तो जो लाइकेन्स होते हैं वो किन किन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं? तो दोस्तों SO2 और CO, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति, जो दोनों ही खतरनाक गैसें हैं, और इनके प्रति संवेदनशील होते हैं लाइकेन। इसलिए लाइकेन का प्रयोग वायु प्रदूषकों को पहचानने के लिए, या कह लो वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों स्पंज का संघ। अब स्पंज किस संघ में आता है? तो ऐसे समझ लीजिए कि स्पंज आता है संघ पोरीफेरा में। उम्मीद है कि आप लोग हमारे संघ वाले वीडियो देख चुके होंगे। अभी भी हम लोग वीडियो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चों का एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं सुपर 25 सीरीज पर फोकस कर रहा हूं। और जैसे ही सीरीज को मैं कुछ दिनों के लिए, जैसे उन बच्चों का एग्जाम हो जाएगा, मैं उसके बाद फिर से अपने जो संघ वाले वीडियोस तो उनको ही कंटिन्यू फिर से कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्पंज का संघ कौन सा है दोस्तों? तो संघ पोरीफेरा। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको बताया होगा मैंने उसमें, कि उसमें पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। और ये जो स्पंज है ये किसके अंदर आता है? संघ पोरीफेरा के अंदर आता है। चलिए एक दो पॉइंट और रह गए हैं। लिखा हुआ है टमाटर क्या है? ये क्यों पूछा भाई? तुम कहोगे सब्जी है, लेकिन हम कहेंगे फल है। भाई है कि नहीं? अब अगर पूछा जाए टमाटर क्या, 4 आंसर आ जाए, तो दोस्तों आप टिक लगा के आएंगे फल। ठीक है, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में कि फल क्यों है। तो आप भी जानते हैं कि जिसका विकास पुष्पों से होता है और जिसमें बीज पाए जाते हैं, जरा सोचिए, जिसका विकास पुष्पों से होता है और जिसमें बीज पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फल कहते हैं। और ये भी तो इसी तरीके का है ना। तो सिर्फ इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? फल कहते हैं। लेकिन इसको लिया किसके अंदर जाता है? सब्जी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फल वाला टिक लगाएंगे, ना कि सब्जी वाला। ठीक है, ये असल में एक लड़ाई वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन फिर भी मजे मजे के लिए मैंने ले लिया, क्योंकि आज घर पे टमाटर आलू बने थे। ठीक है दोस्तों, खैर इस सब चीजों को छोड़ो। लिखा हुआ है सुश्रुत। बहुत बड़ा नाम है, अपने आप में आदरणीय नाम है। और सुश्रुत का मतलब यह हुआ कि भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुश्रुत हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये 25 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और जय हिंद, जय भारत।